एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां केवल दो ही सदस्य थे। उस घर की मुखिया एक अमात्र महिला सुमित्रा और उनका बेटा राहुल। राहुल अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता था। वो एक साधारण लकड़हारे का काम करता था और जो भी कमाई होती उसी से घर का खर्च बड़े ही संतोष और सादगी से चलाता था। बेटा, तेरे पिताजी को गुजरे हुए काफी साल हो गए हैं। मैंने तुझे बड़ी मेहनत और संघर्ष से पाला पोसा है। अब मेरी उम्र भी ढलने लगी है और मुझसे रसोई का काम भी पहले की तरह ठीक से नहीं हो पाता। अब तो तेरी शादी की उम्र भी हो चुकी है। तू किसी अच्छी सी संस्कारी लड़की को देखकर विवाह कर ले बेटा, ताकि मुझे भी एक सहारा मिल सके। अरे माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? सिर्फ उम्र हो जाने से थोड़ी ना शादी कर ली जाती है। मेरे पास कोई अच्छा काम भी तो नहीं है। ऐसे में मुझसे कौन विवाह करेगा? मैं तो किसी तरह पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता हूं और उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उन्हीं से घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। और आप शादी की बात कर रही हैं। नहीं तो क्या करूं बेटा? अब मुझसे घर के काम पहले की तरह नहीं हो पाते। थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो बहुत थकान होने लगती है। और तेरे पिताजी के जाने के बाद तो चिंता ने मुझे उम्र से भी ज्यादा बुरा बना दिया है। खैर, तेरी बात भी सही है। हाथ में कोई अच्छा काम हुए बिना भला शादी कैसे होगी? हाँ माँ, मैं पूरे दिल से मेहनत कर रहा हूँ। एक ना एक दिन हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। और जब तक मैं बाहर रहता हूँ आप किसी तरह घर संभाल लेना। मैं लौट कर आऊंगा तो घर के सारे काम खुद कर लूंगा। अभी मैं अपना हथियार यानी कुल्हाड़ी लेकर काम पर निकलता हूँ। रसोई में भी कुछ नहीं है। आते वक्त थोड़ा बहुत सामान भी लेता आऊंगा। राहुल अपनी माँ से ऐसा कहकर हाथ में कुल्हाड़ी उठाता है और घर से काम पर निकल पड़ता है। अरे राहुल, मैं तो तेरे ही घर आ रहा था। अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। दरअसल मेरे घर में 4 दिन बाद एक पूजा है, जिसके लिए मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है। मैंने सोचा, जब हमारे गांव में ही तू जैसा मेहनती लकड़हारा है, तो मैं दूसरों के पास क्यों जाऊं? हाँ, लकड़ियां थोड़ी ज्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि पूजा के साथ साथ खाना बनाने में भी काम आएंगी। बाकी तू पैसों की बिल्कुल चिंता मत कर। मैं तुझे तेरी मेहनत की पूरी कीमत दूंगा। यह सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अगर उसे ऐसे ग्राहक पहले ही मिल जाया करें तो उसे बेकार में बाजार जाकर घंटों ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ता। अरे आकाश, तूने तो आज मुझे सच में बहुत खुश कर दिया। धन्यवाद आकाश। मैं तेरे लिए सबसे अच्छी लकड़ियां काट कर खुद तेरे घर तक पहुंचा दूंगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। और अगर गांव के सभी लोग तेरे जैसे सोएं तो मुझे बाजार में यूं ही घंटों बैठकर ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उस समय में मैं और भी लकड़ियां इकट्ठा कर पाऊंगा। खैर आकाश, अब मैं जंगल की ओर निकलता हूं ताकि तुझे समय पर लकड़ियां दे सकूं। हाँ राहुल, ठीक है। तू शाम होने से पहले मेरे घर लकड़ियां पहुंचा देना। अभी चल, तू तो मेरे घर के सामने से ही जाएगा, तो क्यों ना हम वहां तक साथ साथ चलते हैं। आकाश के ऐसा कहने पर राहुल उसके साथ अपने काम की ओर आगे बढ़ जाता है। आज तो किस्मत ने घर से निकलते ही साथ दे दिया। अगर रोज ऐसे ही किस्मत साथ देने लगे तो मेरे लकड़ियों का बड़ा कारोबार शुरू करने का सपना पूरा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन किस्मत का क्या भरोसा? आज घर के सामने ग्राहक मिल गए तो कल बाजार जाकर भी ना मिले। यह भी हो सकता है। अरे मैं यह नकारात्मक बातें क्यों सोच रहा हूं? खैर, अब मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। आज तो जैसे किस्मत मेरा साथ देने में बहुत खुश है। आज की लकड़ियां भी काफी अच्छी मिली हैं। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आकाश ने मुझ पर लकड़ियों की जिम्मेदारी सौंपी है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसे सबसे अच्छी लकड़ियां ही दूं।
राहुल ऐसे ही खुद से बातें करता हुआ खुश हो जाता है और सिर पर लकड़ियां उठाकर आगे बढ़ जाता है। माँ, आपको पता है आज जब मैं घर से काम के लिए निकला तो बाहर ही हमारे गांव के आकाश से मुलाकात हो गई। उसने मुझे काफी अच्छी मात्रा में लकड़ियां लाने की जिम्मेदारी दे दी। इसी वजह से आज मुझे यूं ही बेकार में बाजार जाकर बैठना नहीं पड़ा। उसने मेरी मेहनत का अच्छा खासा मेहनताना भी दिया, जिससे आज मन को काफी संतोष मिला। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर किस्मत हमेशा इसी तरह तुम्हारा साथ देता रहा तो तुम्हारा लकड़ियों का बड़ा कारोबार शुरू करने का सपना पूरा होने में ज्यादा देर नहीं लगेंगे। और भला किस्मत तुम्हारा साथ क्यों नहीं देगा? तुम इतनी मेहनत जो करते हो, भगवान भी हमेशा मेहनती लोगों के साथ होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वे तुम्हारे साथ भी हमेशा रहेंगे। हाँ माँ, उम्मीद तो यही है। मैं मेहनत करता रहूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। पिताजी के गुजरने को भी कई साल हो गए। आपने ही मुझे इतने संघर्षों के बीच पाला बनाया है। अगर मैं अपने इस सपने को पूरा करने में कामयाब हो गया तो हम दोनों हमेशा सुकून और खुशी से अपना जीवन बिता पाएंगे। और बेटा, तेरे सपने के पूरा होते ही मैं सबसे पहले तेरी शादी देखना चाहूंगी। अब मैं बुरी होती जा रही हूँ। पता नहीं इस दुनिया में और कितने दिन रहूंगी। इसलिए मेरी यही इच्छा है कि मैं जीते जी तेरी शादी देख लूं और अपनी बहू के हाथों का बना खाना खाकर मन को तृप्त कर सकूं। अरे माँ, आप भी ना हर बात को घुमाते फिराते मेरी शादी तक ही ले आती है। पहले मैं कुछ अच्छा कर लूं, उसके बाद ही शादी करूंगा। आपकी इच्छा मैं भला कैसे ठुकरा सकता हूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस प्रार्थना कीजिए कि मेरी मेहनत जल्दी ही किसी चमत्कार में बदल जाए और मुझे मेरी कामयाबी तक पहुंचा दे। इसी तरह माँ बेटे दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी जाग भरी बातें करते हुए दिन भर की सारी थकान दूर कर लिया करते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ ही बेहद खुश रहते थे और इसी सादगी भरे साथ में उन्हें सच्ची खुशी मिलती थी। माँ, बातें बहुत हो गई। रात भी गहराती जा रही है। आप यहाँ आराम कीजिए। मैं रसोई में जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ ताकि हम आराम से साथ बैठकर भोजन कर सकें। इसी तरह राहुल अपनी माँ से यह कहकर रसोई में चला जाता है और पूरे मन लगाकर खाना बनाने में जुट जाता है। माँ भी हर रोज शादी की बातें करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा मन शादी करने का नहीं है, लेकिन जब तक हाथ में कोई अच्छा काम ना हो तब तक यह सब ठीक नहीं लगता। और वैसे भी मन के मुताबिक कोई अच्छी लड़की मिलना आसान नहीं है। लेकिन माँ के बार बार कहने से अब मेरा भी मन धीरे धीरे शादी की ओर झुकने लगा है। खैर, फिलहाल तो मैं अपने काम पर ध्यान देता रहूंगा। जैसे ही कुछ अच्छा शुरू कर पाऊंगा तब इन सब बातों के बारे में गंभीरता से सोचूंगा। माँ, मैंने खाना बना लिया है और सब तैयार भी हो गया है। आइए आप और मैं साथ बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं। इस तरह माँ बेटा दोनों साथ बैठकर बड़े सुकून और शांति से खाना खाने लगते हैं। हर रोज की तरह सुबह होते ही राहुल अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने काम पर निकलता है और कल की तरह आज भी उसे घर के बाहर ही गांव के एक दीनदयाल चाचा मिल जाते हैं। अरे बेटा राहुल, क्या तुम लकड़ियां काटने जंगल जा रहे हो? मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए थी, इसलिए सोचा कि तुमसे ही ले लूं। भला तुम्हारे होते हुए मैं किसी और से क्यों लूं? इसी वजह से मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर आ गया और तुम तो बाहर ही मिल गए। तुम ऐसा करना, आज शाम तक अच्छी खासी लकड़ियां मेरे घर पहुंचा देना। अरे चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज शाम तक आपको सबसे अच्छी लकड़ियां आपके घर पहुंचा दूंगा। और चाचा, आपका बहुत धन्यवाद कि आप सुबह सुबह आकर मेरा मन खुश कर गए। सच कहूं तो हमारे गांव के कई लोग मेरे काम की इज्जत करते हैं और मुझसे लकड़ियां लेने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं। कल ही आकाश ने मुझे लकड़ियों की जिम्मेदारी दी थी और आज आपने दे दी। इससे मुझे बेकार में बाजार भी नहीं जाना पड़ता
अरे राहुल बेटा, हम सब एक ही गांव के निवासी हैं। यहाँ हमें एक दूसरे के काम की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर रहना चाहिए। हमें यह भी पता है कि तेरे पिताजी के गुजरने के बाद तेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके तुझे बड़ा किया है। अब जब तू खुद मेहनत करने लगा है तो तेरी माँ की उम्र भी हो चली है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ राहुल बेटा कि अब तू शादी कर ले ताकि तेरी माँ को भी एक सहारा मिल जाए। अरे चाचा जी, आप भी शादी की बात पर आकर रुक गए। माँ भी कई दिनों से बस शादी की ही बात किए जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि माँ को एक सहारा मिले, लेकिन हाथ में कोई अच्छा काम हुए बिना मैं इन सब में आगे कैसे बढ़ूं? जैसे ही मैं कोई अच्छा काम शुरू कर लूंगा, मैं इन सब बातों के बारे में जरूर सोचूंगा। अभी तो घर की हालत भी खराब होती जा रही है। पिताजी ही इस घर को बनाकर गए थे, अब इसकी मरम्मत भी करानी है। तेरी बात मैं समझता हूँ बेटा, तेरी सोच भी बिल्कुल सही है। हाथ में एक अच्छा काम होना बहुत जरूरी है। वैसे तू बिल्कुल अपने पिताजी पर ही गया है। वे भी एक ईमानदार इंसान थे और उनके सारे अच्छे गुण तुझ में दिखाई देते हैं। उनकी भी जवानी में यही सोच थी कि जब तक कोई अच्छा काम हाथ में ना आ जाए तब तक शादी नहीं करेंगे। लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अपनी बात से हटने पर मजबूर कर दिया और उन्हें शादी करनी पड़ी। खैर, अभी इन सब बातों को छोड़ देते हैं। तू अपने काम पर जा और मैं एक बार तेरी माँ से मिलकर आता हूँ। चाचा जी ठीक है, अब मैं अपने काम पर निकलता हूँ। माँ घर पर ही है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। आपको देखकर वे भी बहुत खुश हो जाएंगी और आपसे थोड़ी देर बातें करके उनका मन भी हल्का हो जाएगा। नहीं तो बेचारी माँ दिन भर घर में अकेली ही रहती हैं। राहुल चाचा से ऐसा कहकर अपने काम की ओर निकल जाता है और चाचा भी उसके बाद राहुल की माँ से मिलने के लिए उनके घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे दीनदयाल, तुम आजकल तो हमारे घर आते ही नहीं हो। जब तुम्हारे भैया इस दुनिया में थे तब तो तुम उनसे मिलने हर रोज आया करते थे, लेकिन अब तो लगता है कि तुमने हमारे घर आना ही छोड़ दिया है। अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मैं जवान था तो मन होते ही दौड़कर आ जाता था, लेकिन अब मेरी उम्र हो चली है। वैसे आज मैं राहुल को कुछ लकड़ियों की जिम्मेदारी देने आया था, लेकिन वो मुझे बाहर ही मिल गया तो मैंने उसे सब बता दिया। अब वो शाम तक मेरे घर लकड़ियां पहुंचा देगा। और हाँ, आपने राहुल को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसमें भैया के सारे गुण साफ दिखाई देते हैं। हाँ दीनदयाल, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत खुश हूँ। बस जब वो काम पर निकलता है तो मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए ताकि मुझे भी एक सहारा मिल जाए। मैंने उससे इस बारे में बात की थी, लेकिन उसका कहना है कि जब तक वो कुछ अच्छा काम शुरू नहीं कर लेता तब तक वो शादी के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरा बेटा दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काट कर आता है और रात को खाना भी वहीं बनाता है। मेरी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती और जल्दी थक जाती हूँ। अरे भाभी जी, अभी बाहर मैंने भी राहुल से शादी की बात की थी, लेकिन उसने मुझसे भी यही सब कहा। खैर, उसे जो अच्छा लगे वही करने दीजिए। उसने भी अपने मन में कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा, और वैसे भी राहुल जो भी करेगा सोच समझ कर ही करेगा और अच्छा ही करेगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। हाँ दीनदयाल, मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। आप अपना और अपनी तबीयत का अच्छे से ख्याल रखिएगा। दीनदयाल चाचा द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए तो लकड़ियां तैयार हो ही गई हैं। कल और आज सुबह सुबह अच्छे ग्राहक भी मिल रहे हैं और अच्छी लकड़ियां भी मिल जा रही हैं। ऐसे में मन बहुत खुश रहने लगता है। सोचता हूं अगर इसी तरह कोई अच्छा रिश्ता भी आ जाए तो माँ की रोज कही हुई बात को भी पूरा कर पाऊं। और रही बात किसी अच्छे काम की, तो वह मैं शादी के बाद भी कर ही सकता हूं।
माँ घर पर अकेली रहती हैं, उनके बारे में भी तो मुझे सोचना पड़ेगा। खैर, अभी इन सब बातों को छोड़ देता हूँ। यह लकड़ियां दीनदयाल चाचा के घर पहुंचाकर मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। माँ, आज सुबह जैसे ही मैं घर से निकला, मुझे दीनदयाल चाचा मिले थे। उन्होंने मुझे लकड़ियों की जिम्मेदारी सौंपी थी और कहा था कि वे आपसे भी मिलना चाहते हैं। फिर मैं जंगल चला गया था और लगता है कि वे आपसे मिलकर भी गए होंगे, है ना? हाँ बेटे, दीनदयाल आज हमारे घर आए थे। वैसे जब तेरे पिताजी इस दुनिया में थे, तब दीनदयाल चाचा रोज हमारे घर आया करते थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उनका आना जाना लगभग बंद ही हो गया था। आज वे आए और थोड़ी देर उनसे बातें की तो मन को बहुत सुकून मिला। और हाँ, उन्होंने बताया कि बाहर तुझसे मिलकर उन्होंने तेरी शादी की बात भी छेड़ी थी। हाँ माँ, अब तो सभी लोग मेरी शादी को लेकर ही बातें करने लगे हैं। और अब मैंने भी सोच लिया है कि अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो आपकी यह इच्छा जरूर पूरी कर दूं। बाकी शादी के बाद भी मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करता रहूंगा और आप भी अक्सर बीमार पड़ जाती हैं, तो मेरी गैर हाजिरी में आपकी देखभाल करने के लिए घर में किसी का होना बहुत जरूरी है। अरे मेरे बेटे, तुझे समझ आ गया। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि तू पहले अच्छे से कामयाब हो जाए, फिर शादी करे। लेकिन घर पर अकेले रहते हुए मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं तुझसे रोज शादी की बात करती रहती थी। आज सच में बहुत सुकून मिला कि तू मेरी बात समझ गया। अब बस एक अच्छी संस्कारी लड़की मिल जाए, फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। बहू के आने के बाद घर भी संभल जाएगा और शायद मेरी सारी चिंताएं भी काफी हद तक दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, अब मैंने आपकी बात मान ली है। अब बस किस्मत की बारी है। अगर मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाए तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मुझे भी काम पर जाते समय कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी बहू घर पर आपके साथ रहेगी। तब मैं भी बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगा। हाँ बेटे, मुझे भी घर पे अच्छा लगेगा। नहीं तो अब घर पे अकेले रहते रहते मन ऊब जाता है। अगर बहू आ जाएगी तो उसके साथ बातें करती रहूंगी। समय भी अच्छा बीतेगा और मन भी लगा रहेगा। हाँ माँ, ठीक है। अभी इन सब बातों को यहीं छोड़ देते हैं। जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं रसोई में जाकर खाना बना लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों साथ में खाना खाकर आराम से सो जाएंगे। सुबह फिर हर रोज की तरह मुझे जंगल जाना पड़ेगा। अगली सुबह राहुल फिर से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी उसे घर से निकलते ही रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। अरे बेटा, क्या तुम ही राहुल हो जो दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काटता है और अपनी माँ के साथ अपना गुजारा कर रहा है? हाँ चाचा जी, मैं ही राहुल हूँ। मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ जो किसी तरह जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचता है और अपनी माँ के साथ अपना गुजारा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी मेरे बचपन में ही इस दुनिया से गुजर गए थे। वैसे मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कौन हैं चाचा जी, और आप मुझे कैसे जानते हैं? वो दरअसल बेटा, मैंने तेरी ईमानदारी के बारे में बहुत किस्से सुने हैं। तू बड़ी लगन और सच्चाई से अपना काम करता है और आज तक किसी ने भी तेरी लकड़ियों की कभी शिकायत नहीं की कि राहुल ने खराब लकड़ी दी हो। इसीलिए मुझे भी कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए मैं पास के ही गांव से तेरे पास यह काम सौंपने आया हूं। मुझे थोड़ी ज्यादा मात्रा में लकड़ियां चाहिए होंगी और तू चिंता मत कर, मैं तुझे उसकी तय कीमत से भी 10 गुना ज्यादा मेहनताना दूंगा। अरे चाचा जी, मुझे 10 गुना ज्यादा मेहनताना नहीं चाहिए। आप मेरी मेहनत का जितना असली हक बनता है बस वही दे दीजिए। उसी में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सबसे अच्छी लकड़ियां काटकर आपके घर तक खुद पहुंचा दूंगा। बस आप अपना पता मुझे बता दीजिए।
तेरे इसी अंदाज की वजह से ही तो मैं अपने गांव में लकड़हारा होते हुए भी तेरे पास आया हूं। मुझे तेरा यह सच्चा और मेहनती स्वभाव सच में बहुत भाया। अभी मैं तुझे अपना पता बता देता हूं। उसके बाद तू भी अपने काम पर निकल जा और मैं भी अपने घर की ओर रवाना होता हूं। इसी तरह उस बुजुर्ग आदमी ने राहुल को मोटी ताजी लकड़ियों की जिम्मेदारी सौंप दी और अपना पता बताकर वहां से चला गया। इन दिनों पता नहीं क्यों, लेकिन हर रोज जैसे मेरी लॉटरी ही लग रही है। घर से निकलते ही मुझे लकड़ियों की नई जिम्मेदारी मिल जाती है। बाकी कुछ हो या ना हो, इन दिनों मेरा मन बहुत खुश रहता है। अब मैं भी जंगल की ओर आगे बढ़ता हूं। उस चाचा ने दूसरे गांव से आकर मुझ पर इतना भरोसा जताया और मुझे लकड़ियों की जिम्मेदारी सौंपी। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। राहुल खुद से ऐसा कहकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। आज भी मैं इसी पेड़ से लकड़ियां काट लेता हूं, क्योंकि इसकी लकड़ियां बहुत अच्छी होती हैं। जब उस चाचा जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो उन्हें सबसे अच्छी लकड़ियां देना तो बनता ही है। अब मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काट लेता हूं, फिर थोड़ी देर आराम करके उन्हें लेकर चाचा जी के घर तक पहुंच जाऊंगा। लकड़ियां तो बहुत अच्छी हैं। चाचा जी इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने उनके भरोसे को निभाया। पिताजी, आप जहां भी हो शायद मुझे देख रहे होंगे। देखिए, आपके बेटे की किस्मत भी इन दिनों कैसी है। हर रोज घर से निकलते ही कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल जाती है। आज अगर आप भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा लगता। खैर, आप जहां भी हो बस अच्छे से रहिए। अब मैं यह लकड़ियां लेकर चाचा जी के घर पहुंचा देता हूं। अरे चाचा जी, मैं लकड़ियां ले आया। अरे राहुल बेटे, तू तो लकड़ियां काट कर ले भी आया। तेरा काम मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और यह लकड़ियां भी देखने में एकदम बढ़िया लग रही हैं। अरे चाचा जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया और अपने गांव में लकड़हारे होने के बावजूद मेरे पास आकर मुझे यह जिम्मेदारी दी, तो आपका काम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे जैसे एक साधारण लकड़हारे को ढूंढते हुए खुद मेरे घर तक आए। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। वैसे बेटा, मैंने तेरे कामों के किस्से लोगों से बहुत सुने हैं और तेरी ईमानदारी के बारे में तो हर किसी को पता है। इसलिए आज मैंने तेरी एक छोटी सी परीक्षा ली, ये देखने के लिए कि तू कितना ईमानदार और अपने काम के प्रति कितना सजग है। मुझे असल में इन लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं थी। आज के जमाने में अगर किसी को थोड़े ज्यादा पैसे देने की बात की जाए तो कोई मना नहीं करता, लेकिन तूने साफ मना कर दिया। तेरा यही सच्चा और सरल अंदाज मुझे पसंद आया बेटे। चाचा जी से यह सब बातें सुनकर राहुल हैरान रह गया और उनसे कहने लगा, लेकिन चाचा जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तो सुनो बेटा, असल में मेरी एक बेटी है जिसकी शादी की उम्र हो गई है। उसकी शादी के लिए मुझे एक अच्छा, ईमानदार और सच्चे दिल वाला लड़का चाहिए था। मैं चाहता था कि वह लड़का अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े ना कि अपने पिता के सहारे। मुझे जिन जिन गुणों की तलाश थी वे सारे गुण मैंने तुम में देखे हैं। इसलिए मैंने तुम्हारी यह छोटी सी परीक्षा ली और तुम उसमें सफल भी हुए। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस रिश्ते को स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा बेटा। लेकिन चाचा जी, मेरा एक सपना है कि मैं लकड़ियों का बड़ा कारोबार शुरू करूं, जिसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। अगर मेरा यह सपना पूरा हो जाए तो उसके बाद शादी करूं। क्या यह ठीक रहेगा? आप ही बताइए। अरे बेटा, मेरे पास हर तरह के कई व्यवसाय हैं और मैं तेरे सपने को पूरा करने में पूरी मदद करूंगा।
उसके बाद तू अपने कारोबार को अच्छी तरह आगे बढ़ाता रहना। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू यह जरूर कर पाएगा। उस बुजुर्ग आदमी की ये सारी बातें सुनकर राहुल बहुत खुश हो गया। उसे यह जानकर और भी खुशी हुई कि अब उसका सपना भी पूरा होने वाला है और साथ ही उसकी माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इन सब बातों से प्रसन्न होकर राहुल ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी अच्छी किस्मत ने हमेशा उसका साथ दिया और आखिरकार उसका सपना पूरी तरह साकार हो गया। अब उसका परिवार भी पूरा हो चुका था और वह अपने जीवन में सुख शांति से रहने लगा। इसी के साथ इस सुंदर कहानी का अंत होता है।